हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जंतुओं और पादपों में परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन क्या होता है? सभी जंतुओं में और पौधों में विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत अर्थात क्षुधात्र में जाता है और क्षुधात्र से शरीर के विभिन्न भागों में पचा हुआ भोजन पहुंचता है, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाओं को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन या पचा हुआ भोजन शरीर के एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ठीक इसी तरह पौधों में जड़ें जल तथा खनिज लवण को सोखती है और वो खनिज लवण और जल पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों में जो भोजन बनता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। इसे हम परिवहन कहते हैं। जंतुओं में भी और पौधों में भी पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह जाना परिवहन कहलाता है। हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। मनुष्य में जो परिवहन होता है वो परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रक्त, रक्त वाहिनियाँ और हृदय। रक्त आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में लाल रंग का जो द्रव होता है उसको हम रक्त या रुधिर कहते हैं। जो रक्त है ये रक्त वाहिनियों में बहता है या रुधिर वाहिनियों में बहता है। हमारे शरीर में बहुत बारीक बारीक नलकियां होती हैं जिसको हम रक्त या रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये रक्त पाचित भोजन, पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, खनिज लवण आदि का परिवहन करता है। रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और बाकी रक्त के सभी भाग इस प्लाज्मा के अंदर ही निलंबित होते हैं, डूबे हुए होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। लाल रक्त कोशिकाओं को हम लाल रक्त कणिकाएं भी कह देते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स। जो ये आरबीसी होते हैं इनमें जो लाल रंग होता है, लाल वर्णक होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाकर परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ही मिलकर परिवहन होते हैं। श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। हमारे शरीर में यदि रोगाणु चले जाते हैं तो उनको नष्ट करने की क्षमता श्वेत रक्त कोशिकाओं में होती है। जबकि पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स रक्त को थक्का या जमाने में सहायता करती हैं। जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है, रक्त बहने लग जाता है, तो इनमें कुछ समय बाद ये रक्त कुछ मिनट के बाद ये रक्त बहना बंद कर देता है। बहना बंद रक्त के यहाँ पर थक्का जमने के कारण, थक्का या रक्त के जमने के कारण रक्त बहना बंद कर देता है। और ये जो थक्का जमता है ये पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं या रक्त वाहिनियाँ? रक्त जिन नलिकाओं में से हमारे शरीर में बहता है उन नलिकाओं को रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है हमारे शरीर में, धमनी और शिरा। हमारे शरीर की 2 रक्त वाहिनियों के नाम धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में लेके जाती है। हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो धमनियों के द्वारा शरीर के शेष भागों में जाता है। क्योंकि धमनियों में रक्त का दाब अधिक होता है, इसलिए धमनियों की जो भित्ति होती है, जो धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और कुछ लचीली होती हैं।
शरीर के भागों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शिराओं के द्वारा हृदय में लाया जाता है, अर्थात शिराओं की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय में आता है। फेफड़ों से हृदय में ऑक्सीजन जो फेफड़ों से हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है वो भी शिरा के द्वारा आता है और उस शिरा का नाम फुफ्फुस शिरा होता है। प्यारे बच्चों, रक्त के प्रवाह को आप अपनी नब्ज की सहायता से, नाड़ी स्पंद की सहायता से, यहाँ पे डॉक्टर कई बार इस तरह से हाथ लगा के देखता है, तो जब हम ये देखते हैं तो हम नाड़ी स्पंद को देखते हैं। रक्त का प्रवाह यदि प्रॉपर हो रहा है तो रक्त का स्पंदन सामान्य मनुष्य में 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। धमनियां आगे चलकर बहुत और ज़्यादा बारीक नलिकाओं में बदल जाती हैं। धमनियों से, फेफड़ों से जो रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है वो शिरा के द्वारा हृदय में आ गया। हृदय से शरीर के शेष भागों में जो रक्त जाता है वो धमनी के द्वारा जाता है। धमनियां आगे चलकर और ज़्यादा बारीक नलिकाओं में बदल जाती हैं। इन बारीक नलिकाओं को हम केशिकाएं कहते हैं। एक्चुअल जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है शरीर में वो इन केशिकाओं के द्वारा, ऊतकों में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो इन केशिकाओं के द्वारा होता है। ये केशिकाएं बाद में फिर से मिलकर शिरा का निर्माण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिरा के द्वारा वापस हृदय में चला जाता है। हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में पहुंचता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट परिसंचरण तंत्र का भाग हमने बताया था वो हृदय है। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का काम करता है। हृदय रक्त को धकेलने का काम करता है। इस रक्त में अनेक पदार्थ घुले हुए होते हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के जो 2 कक्ष हैं इनको हम आलिंद बोलते हैं। नीचे के जो 2 कक्ष हैं इनको हम निलय बोलते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद। ऊपर के 2 कक्षों को आलिंद, नीचे के 2 कक्षों को निलय। दायां निलय, बायां निलय। हृदय की पेशियां एक लयबद्ध तरीके से संकुचन करती हैं। इसे हम हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहते हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर कान में लगाकर एक यंत्र की सहायता से हार्ट बीट को चेक करता है। कई बार हमारे पीठ पे भी इस यंत्र को लगा के देखता है। छोटे बच्चों के, बड़े जो लोग होते हैं उनके यहाँ पे वक्स पे लगा के देखता है। उस मशीन को हम, उस यंत्र को हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय स्पंद या हार्ट बीट को मापता है। जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट 72 प्रति मिनट, 72 स्पंद प्रति मिनट हमारी हार्ट बीट होती है। तो ये तो था विभिन्न पदार्थों का रक्त की सहायता से परिवहन। मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन, जो विषैले पदार्थ हैं वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को मानव उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, गुर्दे होते हैं। वृक्क के अंदर रक्त जाता है और ये वृक्क फालतू जो एक्स्ट्रा पानी होता है, फालतू पानी होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं, वो इस पानी के साथ और ये विषैले लवण, जो अननेसेसरी जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को वृक्क छान लेता है एक प्रकार से और उन पदार्थों को इकट्ठा करके मूत्र की फॉर्म में, मूत्र वाहिनियों के द्वारा, मूत्र वाहिनियाँ 2 होती हैं, दोनों गुर्दों के साथ, दोनों वृक्क के साथ होती हैं और मूत्र वाहिनियों के द्वारा ये जो विषैला पदार्थ है या कह लीजिए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है वो मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। जब मूत्राशय में सफिशिएंट कुछ मात्रा में मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र मार्ग के द्वारा हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये था मानव उत्सर्जन तंत्र। पौधों में परिवहन, पादपों में परिवहन, आप सभी जानते हैं जड़ें
पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। और जड़ों में मूल रोम होते हैं, जड़ों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम मूल रोम बोलते हैं। जड़ें मूल रोम की सहायता से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। और ये जल और खनिज लवण एक विशेष ऊतक, जिसको हम जाइलम ऊतक या दारू ऊतक कहते हैं, इसकी सहायता से तने से होते हुए, तने में ये जाइलम या दारू तक होता है, खनिज लवण और जल जाइलम या दारू तक की सहायता से पत्तों तक पहुंच जाता है। पत्तों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वो पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम या पोषवाह ऊतक की सहायता से पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। पौधे में भी जो जड़ें जो पानी अवशोषित करती है, कुछ पानी तो पौधा उपयोग कर लेता है, जो पानी बच जाता है वो, और कुछ लवण जो खनिज लवण होते हैं वो पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित ये छोटे छिद्र रंध्र या स्टोमेटा, इसकी सहायता से जल और खनिज लवण वाष्पित होते रहते हैं पत्तों के निचले सरफेस से। इसे हम वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो ये था 7वीं कक्षा का जंतुओं और पादपों में परिवहन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।